हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के लिए उपस्थित हैं और आज है 28 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 28 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जी के जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोल फोटो पहचान पत्र यानी EPIC, इसका अर्थ ही होता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड को किसने लॉन्च किया। तो ये इलेक्ट्रोल फोटो पहचान पत्र जो लॉन्च किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिससे अब आप कंप्यूटर या मोबाइल से अपना जो पहचान पत्र है ई पहचान पत्र को लोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का आप अब लोड कर सकते हैं आसानी से। निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और याद रखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक क्या है? संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक इसी में चर्चा किया गया है। और याद रखेंगे प्रथम निर्वाचन आयोग जो थे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी आपको 25 जनवरी 1950 को, यानी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ। और 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो आपको सुनील अरोड़ा है। तो हमारा जो निर्वाचन आयुक्त जो है वो 3 स्तरीय है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 सहयोगी होते हैं जिन्हें अन्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। जैसे सुनील अरोड़ा जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त में राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किसने सतह से हवा यानी सतह से हवा में मार करने वाली आकाश न्यू जनरेशन एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में अभी DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। यानी आकाश एनजी है जिसका हाल ही में आपको परीक्षण किया गया है। आपको उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यानी DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसके वर्तमान महानिदेशक जो हैं वो G सतीश रेड्डी हैं। कौन है? G सतीश रेड्डी वर्तमान इसका हेड है। नासा जो है वो अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है। ये इसरो जो है वो भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है, जबकि जाक्सा जो है वो जापान के आपको स्पेस एजेंसी का नाम है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? ये विश्व का सबसे बड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है सफेद मगरमच्छ। तो इस सफेद मगरमच्छ को यानी खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पार्क बनाया गया है जहां सफेद मगरमच्छ ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे विश्व में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ जो है सफ़ेद मगरमच्छ खासकर ये आपको उड़ीसा में ही है। कहाँ है? उड़ीसा में ही ये सबसे ज़्यादा है। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में, यहीं पर यह पार्क बनाया गया है और ये अब लोगों के लिए खोल दिया गया है देखने के लिए। उड़ीसा से याद रखेंगे यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पर फायर पार्क की स्थापना किया गया था। फायर पार्क यानी आग की जानकारी देने के लिए
लोगों के जानकारी देने के लिए फायर पार्क की स्थापना भी कहाँ किया गया था, उड़ीसा में किया गया था। और याद रखेंगे आपको 2023 के हॉकी का विश्व कप का आयोजन यहीं पर होगा और 2020 में यहाँ पर खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार किया गया था। और कोरोना में यहाँ रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। क्या किया गया था, रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। और साथ ही आपको माध्यमिक शिक्षा की फी जो होता है, फी उसको मुक्त कर दिया, यानी माफ़ कर दिया इस बार कौन, उड़ीसा सरकार। और याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में ही आपको टायर पार्क की स्थापना किया गया है, यानी टायर पार्क की स्थापना आपको पश्चिम बंगाल में किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे पथश्री योजना, पथश्री योजना और कृषक बंधु योजना की शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल में किया गया। तो ये सारी योजनाओं को याद रखेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना शुरू किया है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी यानी खासकर लड़की के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना और साथ ही आपको कुपोषण से या गर्भवती महिला से लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी जो कुपोषण बीमारी उसे जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी जो बना है कहाँ के, राजस्थान का। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कहाँ बना है? राजस्थान का बना है। और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। और यहीं पर इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत किया गया था, मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया गया था कोविड-19 के दौरान। और गुजरात से याद रखेंगे यहाँ हाल ही में आपको सूर्योदय योजना की शुरुआत यहीं से किया गया था। और देश का पहला लिथियम रिफाइनरी केंद्र भी आपको गुजरात में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर ही रेलवे विश्वविद्यालय आपको यहीं पर बनाया जा रहा है। और साथ ही डिफेंस का जो विश्वविद्यालय है, रक्षा विश्वविद्यालय, वो भी कहाँ, गुजरात में। बिहार से याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में बनाया जाएगा, राजगीर में। और यहीं हाल ही में आपको पक्षी उत्सव मनाया गया था आपको जमुई जिला में, बिहार के जमुई जिला में ही पहली बार पक्षी उत्सव मनाया गया था। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे इसे ई पंचायत पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। और देश का ये पहला राज्य है जो 100% LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020, उसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? यानी किस स्पेस एजेंसी है, यानी अंतरिक्ष एजेंसी है जो एक ही रॉकेट पर कितना लगाया उपग्रह, तो 143 उपग्रह लगाकर विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स, जो एक निजी संस्थान है। निजी संस्थान कहने का मतलब प्राइवेट है यह स्पेस एजेंसी। और ये आपको अमेरिका का एक निजी स्पेस एजेंसी है। कहाँ के है? अमेरिका के ये एजेंसी है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2002 में हुआ था। कब हुआ था इसकी स्थापना? 2002 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक या CEO पूछे तो एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है, यानी एलन मस्क। तो एलन मस्क जो है इसके संस्थापक और CEO है स्पेस एक्स का। और याद रखेंगे टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला कंपनी के भी CEO कौन है? आपको एलन मस्क है। और विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के क्या है? आपको CEO है। और याद रखेंगे इसरो ने, इससे पहले इसरो ने ही विश्व रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि वह एक ही रॉकेट पर 104 उपग्रह छोड़ा था, यानी 104 सैटेलाइट को छोड़ने वाला विश्व का पहला देश बना था इसरो, यानी विश्व का पहला देश बना था भारत। और उसकी स्पेस एजेंसी के नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना था। किंतु इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया कौन? स्पेस एक्स कर दिया। ये 2017 में छोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में कौन हो गया? स्पेस एक्स, जो अमेरिका की एक निजी संस्थान है जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति यही है।
हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इनटू द डार्कनेस को दिया गया है आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अब याद रखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में गोवा में किया गया था और इसके मुख्य अतिथि के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्री और वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और इस फिल्म में इस उत्सव जो मनाया गया, फिल्म महोत्सव जो बनाया गया, इसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया। हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू किया है? यानी अभयुद्दू जो ये शुरू किया गया है खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वह गरीब छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी करते हैं उनके लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू किया गया है। आपको अभ्युदय ये शुरू किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे अभी हाल ही में यहाँ किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था लखनऊ से। लखनऊ जो इसकी राजधानी है यहीं से ये शुरू किया गया था और यहीं से याद रखेंगे थैला बैंक प्रदूषण रहित बनाने के लिए शहर को यहाँ पर थैला बैंक की स्थापना किया गया था लखनऊ में। इसी तरह की योजना शुरू किया गया था केरल के राज्यपाल के द्वारा। वहाँ पर वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च किया गया था, यानी आर्थिक रूप से जो बच्चे हैं लड़का या लड़की हो उसे सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया था। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम लॉन्च किया गया था। केरल के राज्यपाल जो है वहाँ के मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा इसे शुरू किया गया था। केरल ऐसे तो भारत में केरल पूर्णतः अपनी शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है और यही नहीं भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल ही है। फिर भी वहाँ के राज्यपाल के द्वारा ऐसी स्कीम चलाई जाती है खासकर वहाँ से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सिविल सर्विस में जाने के लिए प्रेरित करना। और उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराने के लिए मुफ्त में आपको ये योजना की शुरुआत किया है। और उसी तरह याद रखें उड़ीसा सरकार भी अपने यहाँ जो स्कूली शिक्षा के मिडिल स्कूल के माध्यमिक स्कूल जो फी था उसे माफ कर दिया कोविड-19 के कारण। और याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार अपने यहाँ माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए 2 GB डाटा फ्री किया था। कितना? 2 GB डाटा फ्री किया था। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया? यानी जीपीएस सिस्टम लगा दिया कि गाड़ी की लोकेशन को पता कर आसानी से किया जाए, गाड़ी कहाँ जा रही है कैसे हो रही है ये सारी जानकारी रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यानी भूपेश बघेल जो हैं यहाँ के सीएम इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया। याद रखेंगे लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? छत्तीसगढ़ ही है। क्या है? छत्तीसगढ़ है देश का पहला राज्य। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे आपको मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया गया। उसके बाद हरियाणा सरकार भी अपने यहाँ फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में पंख योजना शुरू किया? तो पंख योजना खासकर ये लड़कियों को पंख देना यानी उनकी सुरक्षा करने के लिए यह योजना की शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये शुरू किया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी को आपको मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस पंख योजना की शुरुआत किया गया। लड़कियों के सुरक्षा को देखते हुए शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक वनों की प्रतिशत 2019 में जो रिपोर्ट आया उसमें सर्वाधिक वनों की प्रतिशत कहाँ है? सर्वाधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम। सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में आई है। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश। और इन्हें टाइगर स्टेट के नाम से इसलिए कहा जाता है। उसके अलावा तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के गवर्नर हैं आपको आनंदीबेन पटेल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है रिवीजन करते हैं जो हो चुका है आपका। पहला प्रश्न केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट ऐप को किसने लॉन्च किया? यानी इस बार से आपका जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा 1 फरवरी को वो पूर्णतः डिजिटल होगा। क्या होगा? पूर्णतः डिजिटल होगा। इस ऐप के माध्यम से आप भी इस बजट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आम नागरिक हो या संसद सदस्य हो, सब कोई इस ऐप के जरिए ये
जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और इसको हाल ही में लॉन्च की आपको निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो है वर्तमान भारत की क्या है, वित्त मंत्री है, अतः इन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। और हमारे यहाँ संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया, किंतु उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। बोलचाल की भाषा में उसे बजट ही कहते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये है आपको यूनियन बजट प्रस्तुत करेंगी। पहली बार ये होगा जो पूरे पेपरलेस होगा। क्या होगा, पेपरलेस होगा। हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव का आयोजन किया गया, तो तोसली जो ये राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव का आयोजन किया गया है उड़ीसा में किया गया है। क्या, कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया। अभी हाल ही में अभी तुरंत आपको उड़ीसा के बारे में भी चर्चा किए थे। यहाँ के सीएम है आपको नवीन पटनायक, गणेशी लाल जो है यहाँ के गवर्नर। यहाँ पर गरिमा योजना, बलिराम योजना, कलिया योजना, मो विद्युत पोर्टल यहीं पर लॉन्च किया गया था। और केरल से याद रखेंगे यहीं पर चिकित्सा उपकरण पार्क, समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया था। और महिला व्यापारियों के लिए स्पेशल बोर्ड बनाया गया था। कहाँ पे, केरल में बनाया गया था। और तमिलनाडु से याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार अपने यहाँ माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के लिए 2 GB डाटा फ्री किया। हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपको तमिलनाडु में ही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं, तो ये डगलस एमहफ बने हैं। क्यों बने हैं, क्योंकि वहाँ के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उनकी उपराष्ट्रपति जो होंगे उनकी पत्नी को उपाधि दी जाती है। यानी पहला जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है वो फर्स्ट लेडी होती है, और दूसरा जो होता है वो उपराष्ट्रपति की पत्नी को सेकेंड लेडीज कहा जाता है। किंतु इस बार क्या हुआ कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ के उपराष्ट्रपति एक महिला बनी। क्या बनी, एक महिला बनी, और वो महिला है कमला हैरिस। तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति एक महिला बनी जिनका नाम है कमला हैरिस। अतः उनके पति को सेकेंड जेंटलमैन की उपाधि दिया गया है। वो कौन है, डगलस एमहफ हैं, जो कमला हैरिस के पति हैं। और वो अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली 20 जनवरी को। जबकि 46वें राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं, जो बाइडन। कौन बने हैं, जो बाइडन। और ये लोग किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। किस पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ये हैं कमला हैरिस जो ये हैं, और ये हैं डगलस एमहफ उनके पति हैं। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी, तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इन्हें एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को आपको सीएम बनाया गया। राजेंद्र आर्य जो है वो केरल के सबसे युवा मेयर चुनी गई थी। सबसे युवा मेयर चुनी गई थी राजेंद्र आर्य। मात्र 21 वर्ष में वो मेयर बन गई थी। तो ये आपको जो फोटो में देख रहे हैं यही है आपको सृष्टि गोस्वामी जो एक दिन के लिए सीएम बनी उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा गुजरात। जब ना समझ में आए तो समझना गुजरात। खासकर जितना भी है पार्क अभी 2020 में देखे होंगे, केवड़िया से लेकर 8 ट्रेनों का परिचालन होना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ना, समुद्री विमान सेवा की शुरुआत करना हो, या लॉजिस्टिक पार्क बनाना हो, लिथियम रिफाइनरी केंद्र स्थापित हो, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हो, या रेल विश्वविद्यालय, वो सारे कहाँ हैं, गुजरात में ही है। तो ये पूछा है सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, गुजरात में बनाया जाएगा। तो गुजरात कहाँ है, तो गुजरात जो है ये अरब सागर की ओर है। कहाँ है, अरब सागर की ओर। एक समुद्र तटीय राज्य है। क्या है, समुद्री तटीय राज्य है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ आपको ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और कांडला बंदरगाह यहीं पर है, कांडला बंदरगाह जिसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। भारत में प्रतिवर्ष मतदाता दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो अभी चर्चा की है। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को आपको मतदाता जो होते हैं उन्हें जागरूक करने के लिए कि आपका वोट देना चाहिए, इसी को लेकर ये किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं
तो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ही आपको निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी को, इस 25 जनवरी 1950 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ था। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए जितने भी दिवस हैं सब महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 23 जनवरी, और 23 जनवरी को इस बार क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस मनाया। किनकी जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया। और 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, यानी उसी दिन 30 जनवरी को पुण्यतिथि आती है किनका? आपको महात्मा गांधी, यानी 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई। और 30 जनवरी को मनाते हैं कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां से आयुष्मान CAPF यानी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स योजना का शुभारंभ किया? तो ये शुरू कहां से किए? गुवाहाटी से किए। गुवाहाटी जो शहर है वो असम में है, गुवाहाटी शहर असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल गुवाहाटी में ही बनाया गया। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है। जबकि गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। और सूरत से याद रखिए, सूरत जो है गुजरात में है और ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया था। और लखनऊ में हाल ही में थैला बैंक की स्थापना किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया? तो जेल पर्यटन शुरू करने का मतलब जो हमारे जेल है जो बहुत ही पुराने हैं और उस समय क्रांतिकारियों से संबंधित थे, बहुत से क्रांतिकारियों को किसी न किसी जेल में बंद किया गया था, उसको बारे में जानने के लिए लोगों के लिए जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लोग जाकर इसमें घूमे और जान सकते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया? तो ये सर्द हवा की जो शुरुआत किया गया है ये शुरू किया गया BSF के द्वारा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया गया। आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है उसके आसपास की निगरानी के लिए, पाकिस्तान हो या चाइना के आसपास जो निगरानी है उसको निगरानी करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसको कॉपी में नोट करते रहेंगे और आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम तक बहुत से स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस करवा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर रेगुलर वीडियो को देखते रहेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। और बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं लाइव चैट पे, तो देखो बाबू रिकॉर्डिंग वीडियो रहता है इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं, कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में आपका इसका जवाब देंगे। और जो भी आपका दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए देखते हैं पालक में कौन सा अम्ल उपस्थित होते हैं, यानी कौन सी एसिड होता है? तो पालक में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल पूछ दे तो टमाटर, क्या याद रखेंगे? ऑक्सैलिक पूछ दे टमाटर और ऑक्सैलिक अम्ल पूछे तो पालक। ऐसे पालक में आयरन भी पाया जाता है, नहीं लोहा पाया जाता है तो पूछेगा तो लोहा पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है आपको दूध और दूध से बना दही हो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है खासकर खाटे वाले में नींबू, संतरा, और उसमें भी ज़्यादा खाटा होता है इमली, तो इमली में क्या पाया जाता है? आपको टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। देखो नाम लेते ही मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल है, मुंह में पानी आना, टार्टेरिक अम्ल के कारण पानी आता है। जैसे कि हम बता रहे हैं, हमने मुंह में भी पानी आ गया, तुम सुन रहे हो तुम्हारे मुंह में भी पानी आ जाता है इमली का नाम सुन के। जो खाए होंगे उसके लिए, और जो नहीं खाए हैं तो कोई बातें नहीं है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय कहाँ होता है? तो जो ग्लूकोज करते हैं, ग्लूकोज क्या होता है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी तुरंत हम लोग खाते हैं या तुरंत एनर्जी आ जाती है। जैसे खिलाड़ी को थकान होता है तो हम क्या देते हैं? उससे ग्लूकोज देते हैं कि तुरंत उसके एनर्जी आ जाए, तुरंत क्या आ जाए? ऊर्जा आ जाए। क्यों? कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल जो होता पाचन जो होता है वो क्या होता है? आपको ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कहाँ संचय करता है? तो लीवर में करता है। कहाँ करता है? लीवर में करता है, यानी यकृत में ही करता है। और यकृत से याद रखेंगे ये, इसे हम लोग रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे रसायन प्रयोगशाला कहते हैं क्योंकि सारे रासायनिक क्रिया कहाँ होती है? यकृत यानी लीवर में ही होती है। जैसे विटामिन ए का संचित करके रखना यही करता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में बदलना यही करता है, हेपरिन नामक हार्मोन का स्रावित होना वो यकृत से ही होता है। आमाशय में जब भोजन जाता है आपको मुंह से
मुंह से अंदर जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। उसके बाद ग्रास नली से कहाँ जाता है? आमाशय पेट में जाता है, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का छिड़काव होने के बाद मेरा भोजन कहाँ होता है? टूटता है। तो कहाँ पर? आमाशय में ही टूटता है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में होम रूल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो होम रूल कहने का मतलब अपना शासन, जो आयरलैंड के तर्ज पर भारत में भी शुरू किया गया। तो आयरलैंड के ही थी एनी बेसेंट, और तिलक तो भारत के थे। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर 1916 ईस्वी में इसे शुरू किया गया होम रूल लीग आंदोलन। लेकिन होम रूल लीग आंदोलन पहले शुरू किए आपको बाल गंगाधर तिलक, ये शुरू किए थे आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और इन्होंने शुरू किया था तमिलनाडु के क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा प्रभाव रहा एनी बेसेंट के होम रूल का। और अतः इसे कहा जाता है कि भारत में होम रूल आंदोलन के प्रणेता दोनों थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक से याद रखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, इनकी प्रमुख नारा थी। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थे। तो इसको याद रखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। यानी गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए आपको श्रावस्ती में, जबकि ये याद रखेंगे कौशाम्बी जो है नहीं, श्रावस्ती होगा आंसर। और पहली बार उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध, पहली बार उपदेश दिए थे सारनाथ में। पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिए थे। और पहली बार जो उपदेश दिए थे उसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ऐसे तो उन्होंने वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगीर सब जगह उपदेश दिए। और याद रखिए गौतम बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था, और उनके ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उस ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार उपदेश दिए जाकर कहाँ? सारनाथ में। अपने 5 दोस्त थे, उन्हीं को पहली बार उपदेश दिए थे। कहाँ? सारनाथ में। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला पूछे तो गौतमी प्रजापति उनकी मौसी थी, जो पहली बार अपनाई थी। और दूसरी थी अमरपाली, उसके द्वारा अपनाया गया था। और बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है, जो धम्म पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक से मिलकर ये बना होता है। और सबसे प्राचीन ग्रंथों में जातक ग्रंथ भी है। क्या है? जातक ग्रंथ है, जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। पहली बार पूछे तो सारनाथ में। कौन से अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए समष्टि है? यानी अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का काम, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसकी चर्चा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सरकार इस पर सारा कार्य प्रणाली को देखता है। उसी में कहा गया कि कोई विदेशी किसी भी राज्य में जाए तो उसमें वहाँ शांति हो, उनकी सुरक्षा देने का काम राज्य सरकार को हो। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 51 में किया गया। और अनुच्छेद 44 में जो किया गया, इसमें समान सिविल संहिता की चर्चा किया गया। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो समान सिविल संहिता की चर्चा आपको किया गया है अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 42 में कहा जो है प्रसूति महिला को लाभ पहुंचाना, यानी जो गर्भवती महिला है उसे राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक लाभ पहुंचाने की चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य के गठन की चर्चा किया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को अपने दूत बनाकर लंदन भेज दिया था? तो राजा राममोहन राय से याद रखेंगे भारत में पुनर्जागरण के पितामह या जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। एक समाज सुधारक थे। क्या थे? एक समाज सुधारक थे, क्योंकि सती प्रथाओं या ठगी प्रथा में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, यानी सहयोग किया। उसके बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो भारत में सती प्रथा या ठगी प्रथा संबंधित कानून बनाया। तो इसमें अहम भूमिका निभाए थे राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय ही ने 1828 ईस्वी में आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1815 ईस्वी में इन्होंने ही किया था। और 1833 ईस्वी में ये लंदन गए थे, आपको अकबर द्वितीय के दूत बनकर इनकी पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे वहाँ पर। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कभी सुनाएंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे आपको क्यों गए थे अकबर द्वितीय, क्यों भेजे थे उनको।
तो ये गए वहीं पर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और अकबर द्वितीय के क्या थे, दूत बन के गए थे लंदन। और शाह आलम द्वितीय तो बहुत ही पॉपुलर है। शाह आलम द्वितीय से याद रखेंगे कि शाह आलम द्वितीय के समय ही बक्सर युद्ध हुआ था। बक्सर जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। इस बक्सर युद्ध जो हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर युद्ध हुआ, जिसमें शाह आलम द्वितीय ही क्या करते थे, नेतृत्व कर रहे थे। जिसमें इनके 2 सहयोगी और थे, नवाब थे, अवध के नवाब सुजादौला और मीर कासिम था जो बंगाल से भगाया गया था। वो तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से, जिसमें ये लोग तीनों का हो गए, हार गए। और इसके बाद ही आपको इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। उसके बाद ही अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। यहीं से भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होना शुरू होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। बहादुर शाह द्वितीय जो है वो मुगल वंश के, यानी भारत के अंतिम मुगल वंश थे, यानी अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और 1857 की क्रांति के समय वो दिल्ली से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराया था। तो स्टुटगार्ट जो है जर्मनी में है। कहाँ है, पहले तो याद रखेंगे ये कहाँ है, जर्मनी में। और ये फहराया कब गया था, तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी में फहराया गया था। और किसने फहराया, तो मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। किसने फहराया था, मैडम भिखाजी कामा किया था। और याद रखना ये बहुत ही BBI है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्टुटगार्ट में पहली बार झंडा किसने फहराया, या मैडम भिखाजी कामा जी ने पहली बार झंडा कहाँ फहराया, तो स्टुटगार्ट में फहराया। कब फहराया, तो 1907 में फहराया। डायरेक्ट पूछ देता है स्टुटगार्ट है कहाँ, किस देश में है, तो जर्मनी में है। और BD सावरकर को याद रखेंगे, BD सावरकर ही 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। और लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे, गदर पार्टी की स्थापना किए थे। और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के क्या थे, कमांडर इन चीफ थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी प्राकृतिक गैस या बायोगैस दोनों में उपस्थित होता है, तो ये मीथेन होता है, जिसे CH4 कहते हैं, मीथेन गैस। इसी को कहते हैं मार्स गैस कहते हैं। और धान के फसलों में भी ये कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये मीथेन गैस ही पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, जो तापमान में अहम भूमिका निभाता है। ब्यूटन जो पाया जाता है, सिगरेट वाला जो लाइटर होता है उसमें पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में 78% के आसपास पाया जाता है। अब देखिए महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये खासकर आपको NDA का प्रश्न है, NDA में पूछा हुआ प्रश्न है खासकर, और इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया हुआ और ध्यान से देखें। महान्यवादी, तो महान्यवादी को ही कहते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो महान्यवादी जो होते हैं जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। महान्यवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। पहले मेरे प्रश्न बातों को सुन ले, फिर अपने से आंसर मार लीजिएगा। तो महान्यवादी क्या होते हैं, इन्हीं को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कैसे व्यक्ति को नियुक्ति करते हैं, तो वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी उसमें न्यायाधीश बनने की योग्यता है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति करते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। और यह व्यक्ति जो होता है वो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी होता है। यानी कहने का मतलब भारत सरकार ने कोई भी पक्ष न्यायालय में रखना हो तो कौन रखेगा, तो महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल रखता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, महान्यवादी जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसके बैठक में भाग लेता है, सब कुछ करेगा, लेकिन जब मत की स्थिति आएगी तो अपना मत का प्रयोग वो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि उस सदन का वो सदस्य नहीं होता है। तो इतनी बातों को अगर ध्यान से सुने होंगे तो आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, मनोनीत होता है यानी नियुक्ति कर देते हैं। उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होनी चाहिए, तो ये बात तो सही है, अभी चर्चा किए।
वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ये बात नहीं है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसमें कंडीशन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी योग्यता उसको होनी चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें नहीं फॉलो करता है। उसे संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है नहीं, क्योंकि महान्यायवादी को राष्ट्रपति बनाते हैं, वो हटा सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 2 सही है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद कहने का मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना निर्यात हो और ना ही आयात हो, यानी वैसी व्यवस्थाएं को क्या कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम लोग बंद अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।